हेलो बच्चों, एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ये बीबीए के बच्चों के लिए हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे चैनल पे हम पहली बार बीबीए के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं और हम इसे सॉल्व कराएंगे। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा वीडियो पे और लाइक वगैरह हमें अच्छे मिलेंगे तो हम और भी बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें भी अपलोड करवाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पेपर है वो देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चंस देखते हैं हम कि क्या क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर्स में। और अधिकतर समय क्या होता है कि क्वेश्चंस को बस वर्डिंग चेंज करके पेपर में हमारे डाल दिया जाता है सेम। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इन विच रिस्पेक्ट डज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को पता होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, फॉर्मल बेसिस पे होंगी। उसमें कोई भी प्रोसेस, किसी भी तरीके का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, फॉर्मल होगा। एक मैनर होगा कि हाँ इस तरीके से चीजें हो रही हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। बट इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल में कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती। उसमें जितनी भी चीजें होती है वो अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं, कोई फॉर्मेलिटी ही नहीं है। ठीक, तो इसमें पूछ रहे हैं यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो इन दोनों में डिफरेंस बताता है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में, सेकंड स्ट्रक्चरिंग में, कि फाइनेंशियल प्रोसेस में या परचेजिंग में। ठीक, किस किस बेसिस पे पूछ रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है बी ऑप्शन, स्ट्रक्चर्स के बेस पे। किस बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब आप पूछेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे। स्ट्रक्चर के बेसिस में अगर ध्यान देंगे कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, उसमें जो अथॉरिटी की बेस होता है, जिसपे अथॉरिटी हमारी बेस्ड होती है, वो क्या होती है, एक फॉर्मली चेन बेस्ड होती है। कि मतलब हाँ पहले हेड जो होगा वो करेगा, फिर उसके बाद वाला सेकंड वाला पर्सन करेगा, फिर थर्ड वाला करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन पास होनी है या कोई भी चीज है वो क्या है, उसमें जो अथॉरिटी है वो एक लेवल से पास होगी, वो भी फॉर्मल उसमें। बट इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल है वो क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक, और अगर हम बाकी अदर एक्सपेक्ट्स पे देखें तो प्रोडक्शन प्रोसेस तो लगभग फॉर्मल में भी वैसे ही होता होगा। अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है तो ऐसा तो नहीं है ना कि फॉर्मल में उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग आ जाएंगे, नहीं, सेम वैसे ही रहेंगे। सिमिलरली परचेजिंग भी दोनों में सेम है, ऐसा नहीं है कि परचेजिंग अलग है। और फाइनेंशियल प्रोसीजर्स भी जो है दोनों के सेम ही रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन। अब ये डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज में लीड करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मोटिवेशन या प्लानिंग प्रोसेस में। अभी किस में करता है कॉन्फ्लिक्ट, वो हमें देखना है। अगर ध्यान देंगे कि जो ये डिविजनल स्ट्रक्चर है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी चीज जब क्या हो रही हो, डिवाइड करवा रहा है कि हाँ ठीक है इतनी इतनी चीजें हम डिवाइड करवा रहे हैं फर्दर इनमें, तो उसमें कोई भी मार्केटिंग में प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोटिवेशन में बिल्कुल भी नहीं, प्लानिंग प्रोसेस में बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिसोर्स एलोकेशन। क्या हो जाएगा, रिसोर्स एलोकेशन में वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज। अब आप यहां देख रहे हैं किसके बारे में पूछ रहा है, टाइम स्टडीज। टाइम स्टडी करती क्या है, उसका पर्पस क्या है। टाइम स्टडी बेसिकली करती क्या है, किसी भी चीज को कितना टाइम लगा उसकी रिपोर्ट बनाती है। क्या करती है, रिपोर्ट देती है। तो उसका पर्पस क्या है, यहाँ वही पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन टू रिमूव वेस्टेज ऑफ टाइम, सेकेंड ऑप्शन टू गिव टाइमली असाइनमेंट, कोई भी जो असाइनमेंट है उसको टाइमली देने के लिए, टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क, कितना दिन में उन्होंने काम किया उसको पता करने के लिए, वॉचिंग टाइम। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि टाइम स्टडी क्या है, टाइम स्टडी का यही मतलब है सिंपली कि
कोई इंसान कितना दिन में चीज को कर रहा है, काम कर रहा है, कोई वर्क इन अ डे कर रहा है, उसी को जो डिटरमाइन करेगा वही क्या है, टाइम स्टडी है। तो इसका आंसर क्या है, टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क। ठीक है, इसका क्या आंसर हो गया, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फंक्शनिंग स्ट्रक्चर। यहां किसका एडवांटेज पूछ रहा है, फंक्शनिंग का। ठीक, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंड रिजल्ट, सेकेंड फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड पर्सनलाइज अटेंशन, फोर्थ इजी एम्प्लॉय लर्निंग। अब यहाँ पे आपसे किसका पूछा एडवांटेज, फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर इसलिए डी होगा, जो कंपनीज होती हैं उसमें क्या करते हैं वो लोग कि जितनी भी चीजें हैं उनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वो अपने वर्क को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किसमें, जितने भी उनके फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो वर्क को डिवाइड करवा देते हैं। और जब डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क को डिवाइड करवाते तो किस बेसिस पे करवाते, कोई बेसिस होगा ना, कैसे ही करवा दिया जाता है, स्पेसिफिक बेसिस पे करवाया जाता है डिवाइड। ठीक, तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन हमारा है वो डी, इसलिए ताकि जो एम्प्लॉय है वो इजिली जो चीजें उसको लर्न करनी है वो उसको क्या कर सके, लर्न कर सके। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड करना वहां उसका एडवांटेज नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी एडवांटेज नहीं होगी, पर्सनल अटेंशन, ये सब एडवांटेजेस नहीं होंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे पूछा है कि क्या चीज है इसमें से जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब अगर आप ध्यान दें ऑप्शन जो है, रोल क्लियरेंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, अपॉइंटमेंट टू चेंज, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब यहां देखेंगे कि क्या नहीं है, रोल, क्लियर रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो क्या आपको वहां होना चाहिए कि नहीं, कि आपका रोल आपका क्या आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो इसका इंपॉर्टेंट हो गया। फिर प्रेफरेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल में अगर आप किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपका वहां पे भाई अप्रेजल होना जरूरी है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अडेप्टिंग टू चेंज, जी, जितने भी चेंजेस हैं उनको क्या करना, अडॉप्ट करना। ये क्या है, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी भी चीज के चेंज आ रहे हैं उसको क्या करो, अडॉप्ट करो। ठीक, तो ये क्या है, इसका सही आंसर ये हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। अब हम क्वेश्चन 6 देखेंगे। द बेसिक रोल ऑफ स्ट्रेटेजी इज टू प्रोवाइड। स्ट्रेटेजी का बेसिक रोल क्या है। ठीक, स्ट्रेटेजी का बेसिक रोल हम देखेंगे क्या है। ऑप्शंस यहां हमारे सामने है। पहला ऑप्शन है सेटिंग प्रोसेस में काम आता है, कि डायरेक्शन ऑफ एक्शन में, कि डायरेक्शन ऑफ मोटिवेशन में, कि डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल में। तो जो हमारा आंसर है वो है डायरेक्शन ऑफ एक्शन में, वो बेसिक रोल प्रोवाइड करवाता है अपना। ठीक, स्ट्रेटेजी कौन, स्ट्रेटेजी वहां पे अपना बेसिक रोल। अब कोई भी स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे तो आप उसमें यही सोचेंगे ना कि आप डायरेक्ट एक्शन लें, क्या आप सिर्फ वो बना के छोड़ देते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब क्या है कि कोई एक्शन लेने की तरफ आप जाएंगे। इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आप बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं है कि सिर्फ कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाए, नहीं। तो मेन क्या, एक्शन के लिए, किसी चीज का एक्शन लेने के लिए आप डायरेक्ट करते हैं कि हाँ मुझे अब ये एक्शन लेना है, उसके लिए आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उसका बेसिक रोल वही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान। यहाँ पे वर्ड बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। क्या लिखा है? सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज का मतलब क्या है? वंस यूज करेंगे, वंस टाइम यूज करने वाला। अब वंस टाइम का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो एक बार इस्तेमाल किया उसके बाद फिर वो काम ना है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। स्ट्रेटेजी, जो अभी ऊपर देखा आपने, रोल, फिर बजट, फिर मेथड, ये ऑप्शंस आ गए। स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं क्या आप वन टाइम के लिए बनाते हैं, एक समय के लिए? नहीं, स्ट्रेटेजी आप लंबे समय के लिए बनाते हैं। ठीक। रूल कोई बनाते हैं तो क्या रूल एक या दो समय के लिए होता है? नहीं, कोई रूल जो होता है वो लंबे समय के लिए वो भी होता है। पर जो ये बजट है, बजट हम बनाते हैं तो वंस टाइम यूज करने के लिए प्लान है, कि तो किस में आ जाएगा? सिंगल यूज प्लान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। या पूछ रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल, और आप लोग तो जानते ही हैं, आपके पेपर का नाम ही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शंस देखते हैं। ऑर्डर, डिसिप्लिन, इक्वालिटी, कोऑपरेशंस। ऑर्डर तो डेफिनेटली इसका प्रिंसिपल है ना मैनेजमेंट में, क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल तक का जो चीज जा रही है वो क्या है? ऑर्डर दिखा रही है। डिसिप्लिन, कि लोगों के बीच में क्या है? एक डिसिप्लिन है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के अंडर कोऑपरेट करके क्या कर पा रहे हैं? काम कर पा रहे हैं। इक्वालिटी, लोगों के बीच। तो ये तीनों के तीनों क्या है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है। बट लास्ट ऑप्शन डी, वो उसका प्रिंसिपल नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू। यूनिटी ऑफ कमांड होता किससे रिलेटेड है वो पता करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? एक तरीके से आप किसी से कोई ऑर्डर को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम, किसी से रिसीव करते हैं ना, जिससे रिसीव करते हैं वो एक ओनली वन पर्सन होता है। ओनली वन पर्सन से आप ऑर्डर रिसीव करते हैं। ठीक। एक ही पर्सन होगा जो आपका सुपरवाइजर होगा, उसी से, तो उसी को क्या कहते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड। देखते हैं इसमें क्या रिलेटेड है, सुपरवाइजर या सबऑर्डिनेट। ये ऑप्शन ए, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ऑप्शन बी, प्लान्ड एक्शन। ऑप्शन सी, कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज। कोऑपरेशन मींस जब दोनों के दोनों एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, कोऑपरेशन। ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स। सुपरविजन जिसके अंदर हम करते हैं और जो सबऑर्डिनेट उसको फॉलो करता है। ठीक। यानी क्या? एक पर्सन और दूसरा करवा रहा है उससे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मैनेजमेंट इज नॉट। मैनेजमेंट क्या नहीं है? मैनेजमेंट क्या नहीं है देखते हैं। ऑप्शन ए, एन एप्लीकेंट साइंस। ऑप्शन बी, अ प्योर साइंस। ऑप्शन सी, एन आर्ट। ऑप्शन डी, एन आर्ट एंड साइंस बोथ। अगर आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी तो आपको पता होगा मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन डी तो क्लियरली कट है, और आर्ट के बारे में अभी आगे सुना तो यानी ऑप्शन सी भी कट है। अब यहाँ दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। प्योरली साइंस यानी कि पूरी की पूरी साइंस। क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है वो पूरी की पूरी साइंस हो? नहीं, वो कैसी है? एप्लीकेंट यानी अप्लाइड करने वाली, जिसको हम अप्लाइड करवा सकते हैं, वो वाली साइंस तो वो है। तो इसका मतलब क्या है? ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट हैज डैश डायमेंशंस। कितने डायमेंशंस हैं वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 बी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, कितने हैं? 3 डायमेंशंस होते हैं। कितने डायमेंशन होते हैं? 3 मैनेजमेंट के डायमेंशंस होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मैनेजिंग वर्क, ठीक। सेकंड जो होता है वो होता है मैनेजिंग पीपल, और तीसरी जो डायमेंशन होती है मैनेजिंग ऑपरेशंस। ये 3 डायमेंशंस हैं, वर्क, पीपल, ऑपरेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस functions of management related to place the right person at right job is। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन बी स्टाफिंग, ऑप्शन सी प्लानिंग, ऑप्शन डी कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं? चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। प्लानिंग में हम प्लान करते हैं कि कैसे हम अपना वर्क करेंगे, कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा हमारा फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ द वर्क। फिर हमारा फोर्थ क्या है? कंट्रोलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने चीजें अब तक की है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक उसको क्या करते हैं? चेकआउट करते हैं कि सारी चीजें इन अ कंट्रोल मैनर्ड है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? स्टाफिंग जो है उसमें क्या होता है कि एक स्टाफ जो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए क्या है? फिट हो, उसको उसमें फिट करना। और यहाँ हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है राइट पर्सन एट राइट जॉब। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडल लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल और तीसरा होता है लोअर लेवल। ठीक, और यहाँ पे बात जो की जा रही है मिडिल लेवल की, कि पूछ रहा है इसमें से कौन सा है जो मिडिल लेवल की डेजिग्नेशन नहीं है, कौन सा ऐसा है जो मिडिल लेवल का पद नहीं है, यानी कौन सी ऐसी डेजिग्नेशन है इनमें से जो नहीं है। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन है पहला ऑपरेटिंग हेड, दूसरा सेल्स मैनेजर, तीसरा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चौथा डिविजनल मैनेजर। अगर आप ध्यान देंगे कि सेल्स वाला होता है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो क्या है? वो तो आ गया टॉप का। और डिविजनल मैनेजर वो भी क्या आ गया? मिडिल का। ठीक, और ऑपरेटिंग हेड भी क्या आ गया? मिडिल का। तो यानी क्या है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है, जिसको आप लोग COO कहते हैं, वो क्या है? मिडिल लेवल पे नहीं आता। अब अगला देखते हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अचीव गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज। कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि गोल को सिर्फ और सिर्फ चांस के द्वारा नहीं, बट एक डेलिब्रेट प्रोसेस है जिसके थ्रू वो क्या करती है? अचीव कर लेती है। वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में यहां पूछा है। तो प्रोसेस के ऑप्शंस देखते हैं। मैंने प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट। अगर आप ध्यान दे देंगे ये सब पार्ट्स किसके अंडर में आते हैं? मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट का पूरा मतलब ही क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हमारा प्लानिंग आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, कंट्रोलिंग आ जाएगा। तो यानी इसका सीधा सा क्या आंसर है?
ऑप्शन नंबर डी मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करती है? ऑप्शन ए, गोल्स आर अचीव विद द लीस्ट कॉस्ट। सेकेंड ऑप्शन, टाइमली अचीविंग ऑफ गोल्स। थर्ड, बोथ ऑफ द अबव, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि वो अपने गोल को भी अचीव कर ले लीस्ट कॉस्ट में और टाइमली भी अचीव कर ले। तो इसका मतलब क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज, कब हम मैनेजमेंट को पुअर कह सकते हैं? तो उसकी कंडीशंस पढ़ते हैं, क्या है ऑप्शंस में यहाँ। पहला ऑप्शन ऑप्शन इफेक्टिवनेस बट नॉट इनएफेक्टिव, इफेक्टली बट इनएफिशिएंट। ऑप्शन सी, बोथ इनएफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट। ठीक, तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनइफेक्टिव और इफेक्टिव, इनइफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है? इनइफेक्टिव भी है और इनएफेक्टिव भी है। वो ना ही किसी काम को पूरा करती है कॉस्ट कम में और ना ही कोई काम उसका कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा है जो किसका फंक्शन नहीं है? मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। ठीक, ऑप्शंस पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ये है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन, अभी हमने ऊपर पढ़ा। आइडेंटिफाइंग ऑफ थ्रेड्स एंड वार्निंग, ये भी हमने पढ़ा। बट लोकेशन ऑफ बिजनेस वो उसका कोई फंक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोज रिलेटेड, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या है? रिलेटेड है। तो मैनेजमेंट का आप जानते ही हैं, मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रोसेस क्या है? प्लानिंग, और लास्ट कंट्रोलिंग। तो इसका मतलब क्या है? हमें कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग को खोजना है। ऑप्शंस देखते हैं। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, स्टाफिंग कंट्रोलिंग नहीं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करेक्ट, प्लानिंग एंड स्टाफिंग नहीं। तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट, कंट्रोलिंग जो है वो किसके बिना अधूरा है? नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अभी मैंने बताया आपको पीछे क्वेश्चन में कि वो दोनों किसके क्लोज रिलेटेड फंक्शन है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सेम इसका रिपीट क्या हो जाएगा आंसर? प्लानिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ, इनमें से ऑड वन हमें फाइंड करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑप्शन 1, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑप्शन बी, ऑप्शन 3 फोरमैन, ऑप्शन डी शेयर होल्डर्स। ये जो हमारा ऑप्शन है अगर आप ध्यान दे रहे होंगे ये सब टॉप लेवल के, किसके हैं? टॉप लेवल के। बट ये जो लास्ट वाला फोरमैन है वो लोअर लेवल में आता है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ डैश एक्टिविटी, कैसी एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हमारा द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज F.W. टेलर। क्या है? कौन है? F.W. टेलर क्या है? फादर है। ठीक, किसके?
साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर FW टेलर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न थ्योरी के जो फादर है उसके ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन से पहले बता दूं, अगर आप सब सोच रहे FW टेलर तो आप लोग गलत है। वो साइंटिफिक के सिर्फ और सिर्फ फादर है, बट मॉडर्न थ्योरी के जो फादर है वो है हेनरी फेयोल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एम ऑफ टेलर वाज टू improve labor relation, improve productivity, attempt to journal theory of management, none of the above। क्या था उनका मेन, जो उनकी थ्योरी का एम था वो था improve productivity। क्या करना? improve productivity। जो प्रोडक्टिविटी थी हम लोग की उसको क्या करना चाहते थे? वो improve करवाना चाहते थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, which of the following is not a limitation of planning। प्लानिंग की लिमिटेशंस कौन सी नहीं है इनमें से? पहला, डायनेमिक एनवायरनमेंट, कॉस्टली प्रोसेस, रिजिड, या फिर टॉप मैनेजर अप्रेजल। इसका जो आंसर है वो आप देखेंगे कि टॉप मैनेजमेंट अप्रेजल जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्या लिमिटेशंस नहीं है? डायनेमिक एनवायरनमेंट है, ये लिमिटेशन है। कॉस्टली प्रोसेस है, ये भी लिमिटेशन है। और जो प्लानिंग है वो रिजिड है, ये भी एक लिमिटेशंस में आ जाएगा। तो क्या नहीं है? टॉप मैनेजमेंट का अप्रोजल जो है वो एक कोई किसी भी तरीके का हमारे पास वो नहीं है कि नहीं ये हमारा क्या है रिजिड हमारे लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, जो है हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBO। ठीक, ऑप्शंस हम यहाँ देख सकते हैं, मैनेजमेंट बाय अपॉर्चुनिटी, मेथड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी जो है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और ऑप्शन डी है मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मैनेजमेंट बाय अपॉर्चुनिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। क्या नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? ठीक, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, बिहेवियर, इसका ऑप्शन जो है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं 28 क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट इज प्लानिंग के बारे में यहाँ पूछा है। तो प्लानिंग के बारे में क्या पूछा है आप लोग पहले थोड़ा सा जनरल समझ लीजिए, प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग क्या है? किसी भी चीज का कोई भी आप करने से पहले कुछ प्लान करते हैं ना, एक्शन कोई लेने के लिए आप कुछ प्लान करते होंगे ना, एडवांस में कोई चीज जब हम प्लान करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है। पहला ऑप्शन जो हम लोग के पास है वो है प्लानिंग इज पहला ऑप्शन हमारे पास है शॉर्ट टर्म, सेकेंड है हमारे पास मिड टर्म, थर्ड है लॉन्ग टर्म, या ऑप्शन डी फॉर ऑल टर्म। अगर आपको पता हो प्लानिंग हर समय के लिए होती है, कभी कभार वो छोटे सब टर्म के लिए, यानी कि कुछ महीनों के लिए भी आपको प्लानिंग करते तो वो भी तो प्लानिंग कहलाएगी। और मीडियम टर्म मतलब ऐसा जो 1 ईयर से लेकर 2 ईयर तक के लिए हो, वो क्या आ जाएगा? मिड टर्म में आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म जो 5 साल के करीब, कम से कम कितना 5 ईयर्स के करीब। तो यानी क्या मतलब है? इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लानिंग हमारी शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है, और मिड टर्म के लिए भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोलिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल विद। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि टू मेक श्योर दैट वॉट एवर द एक्टिविटीज, कहाँ से, प्लानिंग से लेकर जितनी भी एक्टिविटी आपने एंड पॉइंट तक की है उसको आप क्या करेंगे? चेक करेंगे कि वो सारी चीजें सही हुई है कि नहीं हुई है, उनको वो क्या है? कंट्रोलिंग। और यहाँ पे पूछ रहा है जो प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, उसमें एक्चुअल को किसके साथ वो किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, पहला स्टैंडर्ड्स, फिर एक्शन, प्लान, बजट।
किसके साथ कहते हैं, एक स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या है आंसर, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमें कोई प्लानिंग जब बनाते हैं हम उसमें एक अपना टारगेट फिक्स करते हैं ना, कि हमारा ये स्टैंडर्ड रहेगा, कम से कम इतना करेंगे हम काम, ठीक। एक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्शन में तो कुछ भी हो सकता है, कहने को एक्शन थोड़ा सा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। और प्लान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्लान में तो सिर्फ हम ये प्लान कर रहे हैं कि इतना करेंगे, कोई आपने वो स्टैंडर्ड किया है कि हाँ मेरा इतना हम परफॉर्मेंस करेंगे, या कुछ भी आपने सेट किया है वहां पे टारगेट, नहीं, इस वजह से वो भी नहीं होगा। बजट का यहाँ कोई केस ही नहीं है, बजट का इससे कोई भी रिलेशन ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। कंट्रोलिंग इज डैश लुकिंग एक्टिविटी। कंट्रोलिंग क्या है, ठीक, वो किस तरीके की एक्टिविटी है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन ए फॉरवर्ड, ऑप्शन बी बैकवर्ड, ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा कि कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, आप सब ऊपर की चीजों को देखते हैं, तो यानी आप क्या जाते हैं पीछे, किस केस में जाते हैं आप, बैकवर्ड जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और अगर यहीं पे जहां आपको कंट्रोलिंग के बारे में पूछा है, कंट्रोलिंग की जगह अगर आपको प्लानिंग के बारे में पूछ दे कि प्लानिंग इज डैश एन एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी है लुकिंग, वो तो वो क्या होगी, फॉरवर्ड, आगे देखती है ना प्लानिंग। प्लानिंग का क्या काम है, आगे देखना। और बैकवर्ड यानी जो पीछे जा रहा है, तो जो कंट्रोलिंग है वो क्या करता है, पीछे जाके देखता है कि पीछे जो चीजें हमने सेट की थी, स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया था, एक्चुअल में वो उतना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और प्लानिंग क्या होती है, फॉरवर्ड, यानी आगे देख रही होती है, जो कि क्या क्या चीजें हम करेंगे, क्या क्या हमें करनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द लास्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है जिसमें सारे स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, ये क्या लास्ट होगा, नहीं, किसी भी चीज का लास्ट स्टेप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ही तो देखेंगे कि कितना है कि नहीं। फिर उसके बाद करेक्टिवनेस, जो एक्शन है उसको क्या करेक्टिव करना है कि वो सही है कि नहीं, तो ये भी आपका लास्ट स्टेज नहीं होगा। कंपेयरिंग रिजल्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे कंपेयरिंग रिजल्ट, जब आप सब कुछ कर लेंगे, सारी चीजें आप मेजर कर लेंगे, तो लास्ट में आपके पास क्या बचता है कंट्रोलिंग में, किसी भी चीज को क्या करना, मेजर करना, कंपेयर करना, जो रिजल्ट्स आए लास्ट में, ठीक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश रेफर टू ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। इसमें पूछा है ऑथोरिटी का मतलब कि पावर, किसी काम को करने की एक जो पावर होती है हमारे पास, वो कैसे एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर होती है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन देखते हैं। पहला सेंट्रलाइज, ऑप्शन बी डेलीगेसी, ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइज और ऑप्शन डी लीडरशिप। इसका करेक्ट क्या होगा, अच्छा ये बताइए, पहले हम समझते हैं इन सब में फर्क क्या है। लीडरशिप क्या होता है, एक पर्सन जो किसी चीज को लीड करता है, तो यहाँ क्या कोई एक इंडिविजुअल अपनी आप से अपनी पावर ट्रांसफर कर रहा है, नहीं, तो लीडरशिप तो बिल्कुल नहीं होगा। और अब हम समझते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, पावर एक प्लेस पे, पावर एट वन प्लेस। इसमें क्या होता है, पावर क्या होती है, एक प्लेस पे। सेंट्रलाइज में एक जगह पे पावर होती है, उसमें पावर्स बटी नहीं होती है, ठीक। जैसे कभी कभार क्या होता है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी ही पावर रखते हैं, उसको बांटते नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी ओन कंपनी है, उसमें जो पावर है वो सारी की सारी आप ही के पास है, आप ही जो डिसीजन लेंगे वो ले सकते हैं, कोई दूसरा नहीं ले सकता। अब इसका अपोजिट जो है डिसेंट्रलाइज, उसको देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज क्या है, ठीक। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि पावर्स को क्या कर देना, सेपरेट कर देना, दूसरे में दे देना। पावर को सेपरेटली क्या कर दिया आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ा सा आपने अपने नीचे दो लोगों को रख लिया, उनको दो पावर दे दी कि ठीक है भाई मेरी एब्सेंस में आप दोनों के पास पावर है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक। और इसका जो आंसर है
वो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों? क्योंकि उसमें पावर है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को क्या कर सकता है, अपनी पावर ट्रांसफर कर सकता है। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, देखते हैं क्या है। Which of the following is not an element of sound department? इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो किसका नहीं है, साउंड डिपार्टमेंट का एलिमेंट नहीं है। ठीक, देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन है कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन, तीसरा ऑप्शन है स्पेशलाइजेशन और चौथा ऑप्शन है सुपरविजन। ठीक, तो क्या नहीं है इसका एलिमेंट वो पूछ रहा है। उसमें अगर आप ध्यान दें, कोऑर्डिनेशन जो है उसकी कोई जरूरत नहीं है वहां पे। साउंड डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये क्या हो गया, उसका एलिमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपरविजन चाहिए, स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए पर्टिकुलर उस काम के लिए, और कंट्रोल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 34 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंटेशन? किसका प्रिंसिपल पूछा है, डिपार्टमेंटेशन का। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए पर्पसफुल, ऑप्शन बी स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन सी इफेक्टिव कंट्रोल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक, ये चार ऑप्शंस दिए हैं, तो बताइए क्या होंगे किसी भी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल्स। स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि इनइफेक्टिव कंट्रोल हो वहां, बिल्कुल नहीं, तो यानी ये भी होना चाहिए। पर्पसफुल होना चाहिए कि उसका कोई पर्पस हो, तो यानी इसका मतलब क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर इसका करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोऑर्डिनेशन इज स्टैब्लिश्ड, किसके में कहां पे एस्टैब्लिश है इसके बारे में। ठीक, कोऑर्डिनेशन इज स्टैब्लिश। कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ चाहिए, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच में समझौता, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक, टॉप लेवल में चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मिडिल लेवल में चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लोअर लेवल में चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और ऑप्शन डी ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तीनों में चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोअर्स फॉलो अ लीडर बिकॉज ऑफ हिज। जो फॉलोअर्स होते हैं वो लीडर को क्यों फॉलो करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, मोटिवेशन, कोएशन, वर्क, इन्फ्लुएंस। मोटिवेशन का मतलब तो आपको पता है कि किसी से कोई मोटिवेट होके। ठीक, कोएशन का मतलब होता है किसी के दबाव में, कि दबाव दे रहा है। कोएशन का मतलब क्या होता है, अंडर अ प्रेशर। ठीक, वर्क में कि भाई उसके अंडर काम करते हैं इस वजह से, या फिर इन्फ्लुएंस होके। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे कि हाँ मुझे ये काम करना है। ठीक, मोटिवेट नहीं, इन्फ्लुएंस होते हैं कि ऐसा मैं भी करूंगा तो मेरे को भी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट, अ लीडर लीड हिज, किनको लीड करता है ये बताओ। ऑप्शन पढ़ते हैं, मैनेजर्स को, कि सुपरवाइजर्स को, कि वर्कर्स को, कि फॉलोअर्स को। अभी हमने ऊपर ही ठीक क्वेश्चन देखा, उसमें क्या था, फॉलोअर्स फॉलो अ लीडर। लीड किसकी लीड को फॉलो करते हैं, लीडर की ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगेन ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, द हायरार्की ऑफ नीड इज फ्रॉम। ये थ्योरी है, आपको पता है मैस्लो ने दी हुई है। इस थ्योरी में आपने देखा होगा इस तरीके का
पिलर है जिसमें कि उसने बताया है कि क्या क्या नीड्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कुछ बेसिक नीड्स बताई हैं, ठीक। जैसे कि पहले लेवल पे जो है वो है साइकोलॉजिकल नीड, ठीक। फिर उसके बाद जो है वो सर्टिफाइंग सेफ्टी वाली नीड्स, इसी तरीके से आपकी फिर और भी जो है एक्स्ट्रा नीड्स, वो सब करते हुए ऐसे 5 लेयर की नीड्स बताई हुई है इस थ्योरी में। तो इसमें पूछ रहा है वो जो थ्योरी है वो किस फॉर्म में बेस है। ऑप्शन देखते हैं, हाई टू लो, लो टू हाई, या ऑप्शन सी ओनली हाई नीड्स मोटिवेशन, नन ऑफ द अबव। तो किस बेसिस पे, अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, पहले लोअर लेवल में जो है वो साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि छोटी नीड से वो फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो जाएगा, लास्ट में सेल्फ एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट आएगी उसको, ठीक। तो यानी कैसी नीड है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लोअर टू हाई नीड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीड वांट्स सेटिस्फैक्शन चेन ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय, किसके द्वारा गिवन है, ठीक। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं, मोटिवेशन इज, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है उसके बारे में, ठीक। ऑप्शन ए इंटरनल एंड पर्सनल, ऑप्शन बी इनर अर्जेंस, ऑप्शन सी कॉज गुड बिहेवियर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक। तो पर है क्या, एक्चुअल में वो है इंटरनल एंड पर्सनल। कैसी है, इंटरनल और पर्सनल है, जो उसी को हम क्या कहते हैं, जो आपके अंदर से और आपके व्यक्तित्व से आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन। इसी के साथ यहाँ पे हमारा पूरा ये पेपर सॉल्व हमने कर लिया है, ठीक। आगे जुड़े रहने के लिए आप हम लोगों के साथ हमें सपोर्ट कीजिए, आप कमेंट कीजिए, अच्छे से लाइक डालिए इस वीडियो पे, और भी हम लेकर आएंगे बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस। थैंक यू।